पहले पढ़ी हुई सब चीजें हमारी वापस रिवाइज हो जाए। तो हम बात करते हैं कि चट्टान और चट्टान का परिचय क्या दिया जाए। चट्टान पृथ्वी की पपड़ी पपड़ी यानी हम कृष्ण की बात करते हैं। हाँ, इसकी जो संरचना है अनेक तत्वों से मिलकर हुई है, लेकिन उसका जो 98% है केवल 8 तत्वों से मिलकर बना है। हमने कंपोजिशन ऑफ अर्थ, क्रस्ट और पूरी पृथ्वी का कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन देखा। उसमें आपने देखा होगा कि लगभग 8 जो तत्व है वही मिलकर उसके 98% भाग को बना लेते हैं, और जो बाकी के जो 2% है वो लगभग 90% तत्व से बने रहते हैं। तो इसी क्रस्ट में जो पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों को हम चट्टान कहते हैं। हम जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी में चट्टान का क्या तात्पर्य है? किसी कठोर तथा दृढ़ भाग से लिया जाता है। लेकिन अगर हम भूगर्भ शास्त्र तथा भूगोल में चट्टान का जो शब्द है वो बड़े ही व्यापक तौर पर लिया जाता है, यानी उसका ब्रॉड मीन है, और इसके अर्थ पर हम पता लगाते हैं कि इसका जो वास्तव में अर्थ क्या होता है। तो हम बात करते हैं कि चट्टान क्या है। तो चट्टान क्या है? तो चट्टान के अंतर्गत उन सभी पदार्थों को शामिल किया जाता है, चाहे वे कठोर हो चाहे वे कोमल हो। चट्टान ग्रेनाइट भी हो सकती है, बालू का पत्थर और ग्रेनाइट के समान कठोर भी हो सकती है। चीका, जिसे क्ले कहते हैं, ये शब्द आपको भूगोल में बार बार देखने को मिलेंगे। तो चीका जिसे क्ले कहते हैं, और जो रेत तो उसके समान ये कोमल भी हो सकती है। वे खड़िया मिट्टी जिसे हम चौक कहते हैं, या चूने का पत्थर जो लाइमस्टोन होता है, उसकी भांति प्रवेशी पेरवियस भी हो सकती है। पेरवियस का अर्थ होता है कि उसके अंदर आसानी से प्रवेश किया जा सकता है, उसे खोदा जा सकता है, उसमें हम वाटर की एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो होगी, वो पेरवियस कहलाएगा। इसी प्रकार से स्लेट के समान प्रवेश भी हो सकता है, अप्रवेश। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि चट्टान कैसे भी हो सकती है, मुलायम भी हो सकती है और कठोर भी हो सकती है। चट्टान होने के लिए किसी प्रकार की कोई खास विशेषता नहीं होती है। तो आर्थर होम्स क्या कहता है कि ये सेल जो है, यानी चट्टानों का जो अधिकांश जो भाग होता है उसमें खनिजों का सम्मिश्रण होता है, उसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। क्रस्ट यानी जो भूप्रपट्टी, पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है, वहां पर अनेक तत्व कई रूपों में एकत्रित होकर शैलों का निर्माण करते हैं। पपड़ी के अगर हम तत्वों यानी क्रस्ट में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की बात करें तो हम पाएंगे कि ये जो पदार्थ है जो क्रस्ट में पाए जाते हैं वो अत्यंत हल्के हैं। यही कारण है कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट का जो अधस्तर यानी हम मेंटल की बात करते हैं, क्रस्ट यानी सबसे ऊपरी भाग, अधस्तर यानी सबस्ट्रेटम यानी उसका सबसे नीचे वाला भाग। इसको हमने प्रीवियस जो क्लास रही है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें आप देखें, ये हल्की तथा कम घनत्व वाली है। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो शेल प्रॉपर्टी है यानी जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट में लगभग 2000 खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से केवल 6 खनिजों का अंश अधिक रहता है। वो है फेल्सपार, क्वार्ट्ज या स्फटिक, पायरोक्सिन्स, एम्फिबॉल्स, माइका जिसे अभ्रक कहा जाता है, और ऑलिविन। ये पदार्थ उन्होंने आर्थर होम्स ने बताया। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि यहाँ पर क्रस्ट में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने वर्गीकरण दिया। हम पृथ्वी की जब संरचना हुई, पृथ्वी जब बनी, तो जो वो तरल अवस्था में थी, तो तरल अवस्था में थी तो उसके जो पिघले हुए जो पदार्थ थे वो ठोस होने लगे। तो ठोस होने पर सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी? आग्नेय चट्टान बनी। फिर इसका अपरदन हुआ, इरोजन हुआ, वेदरिंग हुई। इन सभी के माध्यम से जो इग्निस जो रॉक थी, उसकी जो टूटे हुए टुकड़े थे, उन टुकड़ों को पानी, बर्फ जिसे हिमानी कहा जाता है, या सागरीय तरंगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया गया।
उन्हें दूसरी जगहों पर जमा कर दिया गया। और इसी के संगठन के वजह वो जमते गए और बाद में क्या बना, उनके जमने से नई चट्टान जो सामने आई वो थी अवसादी। इन्हीं अवसादी चट्टानों में गतिक यानी डायनेमिक एंड तापीय यानी थर्मल चेंजेस के कारण जो आग्नेय जो चट्टान थी या जो अवसादी जो चट्टान थी उसका रूप बदल गया। तो एक नई चट्टान सामने आई, उसे हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो हमें लगता है कि सबसे पहले हमने कहा कि सबसे पहले इग्निस थी, इग्निस से सेडिमेंट्री बनी, सेडिमेंट्री से वापस क्या बना, मेटामॉर्फिक बना। तो एक साइकिल चला। अब मेटामॉर्फिक जो है वापस मेल्ट होकर वापस मैग्मा बनेगी और मैग्मा से वापस जनरेट होगी इग्निस रॉक। तो एक साइकिल बनता है। तो ये चक्रीय साइकिल जो प्रोसेस है वो चलती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो चट्टान जो होती है उन चट्टानों को इतिहास, पृथ्वी के इतिहास के पन्ने कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की हो सकती है। तो पृथ्वी का क्या इतिहास रहा ये देखना है तो हमें चट्टानों का अध्ययन करना होगा। तो ये था इसका एक परिचय। हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से तत्व पाया जाता है। मैंने एक बढ़िया सा चित्र के माध्यम से बताया था कि जो अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें 46.8% जो पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन 27.72, एल्यूमिनियम 8.13, लोहा या फेरियस 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, और ये सब मिलकर ये 8 मिलकर 98.79% को बना लेते हैं। यानी ये 8 तत्व ही मिलकर 98% भाग को कवर कर लेते हैं। इसका अर्थ यही नहीं है कि केवल 8 ही पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में तरह तरह के पदार्थ मिलते हैं, लेकिन ये 8 मिलकर इसे तय कर लेते हैं। फिर हम चट्टानों का वर्गीकरण करते हैं। टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। चट्टानें हैं वो कितने प्रकार की है, तो हमारा जो क्रस्ट है इस क्रस्ट पर बहुत सारी चट्टानें पाई जाती हैं। तो इन सभी चट्टानों की जो है फॉर्मेशन, उसी के भौतिक जो गुण है या उसके रासायनिक गुण है या इसकी स्थिति है, उन सभी में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी एक चट्टान जो है दूसरी चट्टान से आपको अलग मिलेगी। तो अलग जो मिलती है तो उसकी जो फॉर्मेशन है यानी मेथड ऑफ फॉर्मेशन है वो अलग अलग प्रकार का मिलता है। तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इग्निस रॉक, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान की बात करें तो पृथ्वी के जो तरल पदार्थ है या जो मैग्मा जो होता है या जो लावा होता है उसके ठंडे से होने से बनी जो चट्टानें होती हैं इग्निस रॉक कहलाती है। अवसाद के जला भाग में या जल भाग में जमा होने या जीवाश्म जो फॉसिल्स होते हैं उसके जमाव से जो चट्टानें बनती हैं उसे हम अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। अवसाद कहाँ से आया, इग्निस रॉक्स। इग्निस रॉक से अवसाद कैसे आया, इसका वेदरिंग हुआ, इसका इरोजन हुआ, इसका अपक्षय हुआ, इसका अपरदन हुआ, उससे हमें क्या मिलना, अवसाद मिला। अवसाद यानी सेडिमेंट। सेडिमेंट्स से जो चट्टानें बनती है वो सेडिमेंट्री। इसी प्रकार से इन दोनों ही चट्टानों का यानी डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इग्निस रॉक पर दाब, प्रेशर और ताप यानी टेम्परेचर दोनों से ये कन्वर्ट किस में हो गई, रूपांतर कायांतर। अवसादी जो चट्टान है, अवसादी जो चट्टान है ये भी कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, अवसादी भी डायरेक्ट रूपांतरित या मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती है। तो आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों से परिवर्तित होकर एक नई चट्टान बनती है।
तो इस प्रकार से एक सामान्य सा हम वर्गीकरण बनावट की प्रक्रिया के आधार पर, फॉर्मेशन के आधार पर हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या और भी इसका विभाजन किया जा सकता है? तो हम सामान्य विभाजन इस प्रकार से दूसरा भी कर सकते हैं। इस विभाजन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो चट्टान है उसमें क्रिस्टल्स पाए जाता है या नहीं पाए जाते। तो क्रिस्टल्स के आधार पर यानी रवे के आधार पर हम इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है? एक इग्निस रॉक और एक रूपांतरित। दोनों में ही आपको क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। तो क्रिस्टल्स की बात कहा था कि जो चट्टान बहुत देर से ठंडा होती है उसमें क्रिस्टल्स बड़े पाए जाएंगे। अब क्रिस्टल्स क्या होते हैं उसको थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। क्रिस्टल्स का अर्थ है कि जैसे कि ये चट्टान है, इस चट्टान के अंतर्गत आपको छोटे छोटे से चिप्स दिखाई देते हैं। अगर ये वो बड़े बड़े हैं इसका मतलब है इसको ठंडा होने में टाइम लगा। ये है तो इग्निस रॉक, लेकिन इसको ठंडा होने में ज्यादा समय लगा है। इस प्रकार की जो चट्टान होती है जैसे कि ग्रेनाइट होती है, तो ग्रेनाइट में आपको इस प्रकार के रवे यानी क्रिस्टल्स बड़े दिखाई देते हैं। दूसरी जो है वो है रूपांतरित। ठीक है? इग्निस रॉक का ही एक दूसरा ले लेते हैं उदाहरण। वो उदाहरण है, हम बात करेंगे बेसाल्ट का। तो बेसाल्ट में आपको ये जो रवे हैं बिल्कुल कम मात्रा में देखने को मिलेंगे, बहुत सूक्ष्म छोटे छोटे से देखने को मिलेंगे। तो ये जो फर्क रहता है क्रिस्टल्स के आधार पर, रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक, तो उनमें जो कह सकते हैं कि क्रिस्टल्स है वो भी आपको देखने को मिलता है। ये इंग्लिश में भी मिलता है और आपको रूपांतरित में भी देखने को पड़ता है। तो ये आपके क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं। इसी प्रकार से ढेर युक्त शेल, ऐसा लगता है कि इनको दबा दबा के हम कह सकते हैं कि हमने लड्डू बनाया। तो मोतीचूर का लड्डू हो चाहे बूंदी का जो लड्डू हो जिसको कहा जाता है, उसको हमने कह सकते हैं बूंदी के बहुत सारे जो टुकड़े हैं उनको जोड़कर हमने क्या किया, एक बड़ा सा लड्डू बना दिया। तो इस प्रकार से जो ढेर होता है यानी जो क्लास्टिक होता है, उस क्लास्टिक वाली जो चट्टानें होती हैं तो उसे हम अवसादी सेल कहते हैं। तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो अवसादी जो चट्टानें हैं वो लोग प्लास्टिक के रूप में मिलती हैं, और जो इग्निस तथा जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो हमें मिलती हैं क्रिस्टल्स के रूप में। तो ये मेनली फर्क रहता है दोनों ही प्रकार की चट्टानों में। इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम आग्नेय चट्टानों को पढ़ते हैं। हालांकि हम इसको पीपीटी के माध्यम से पढ़ चुके हैं, फिर भी हम किताब की इस श्रेणी में हम इसको वापस रिपीट करते हैं। इग्निस, अब इग्निस क्या है कि इग्नि या आग्नेय जो चट्टान है उसका निर्माण किससे हुआ, इग्निस से हुआ। अब इग्निस होता क्या है, इग्निस का अर्थ होता है अग्नि। ऐसी चट्टान जो आग से बनी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि जो इग्निस रॉक है उसका निर्माण किससे हुआ, आग से हुआ। लेकिन आग से नहीं, वो ऐसे पदार्थों से बनी है जो गर्म थे, तप तप यानी हॉट, एंड तरल यानी लिक्विड। ऐसे पदार्थ जो गर्म थे तथा गर्म होने के साथ साथ वो लिक्विड थे। ऐसे पदार्थ जब ठंडे होते हैं, क्या ऐसे पदार्थों को जिसे मैग्मा कहा जाता है, उस मैग्मा के ठंडे होने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, मैग्मा जो होता है वो अग्नि के समान लाल दिखाई देता है, इसलिए हमें लगता है कि वो आग है, लेकिन आग नहीं होता है, वो ऐसा गर्म होने के कारण होता है। तो इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो मैग्मा के ठंडा होने के बाद बनी है। इस कारण सबसे पहले जो है इसी प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ। इस कारण इसे प्राइमरी रॉक्स या प्राथमिक चट्टान या प्राथमिक शेल के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है, चाहे किसी भी काल में ज्वालामुखी का उद्भेदन होता रहता है, और ज्वालामुखी उद्भेदन के साथ साथ ये पदार्थ जो है बाहर निकलते रहते हैं, ठंडे होते रहते हैं, नए पदार्थों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो इग्निस रॉक है वो उसकी क्या विशेषता है। तो विशेषताओं के आधार पर अगर हम बात करें तो इनकी क्या विशेषता है, तो आप देखेंगे कि ये जो चट्टानें होती है कठोर होती है, सबसे पहली विशेषता। ठीक है, जल बड़ी कठिनाई से जोड़ों के सहारे प्रविष्ट हो जाता है, यानी जॉइंट्स बहुत कम मिलते हैं, मिलते भी है तो इतने बहुत सूक्ष्म से होते हैं, तो उसमें से जल
चल जाता है, अंदर चला जाता है, लेकिन बहुत कम। तो कठोर होती है, जॉइंट्स बहुत कम पाए जाते हैं, और अगर लंबे समय तक ये चट्टान खुली रहती है, खुली रहती है यानी बाहर के भाग में पड़ी रहती है, तो चट्टान इतनी मुलायम हो जाती है कि फावड़े से खोदी भी जा सकती है। यानी कठोर होती है, इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको बिल्कुल भी नहीं खोदा जा सकता। अगर ये लंबे समय तक खुली रही तो वेदरिंग की प्रोसेस से टूट जाएगी, और टूटने के बाद इसे हम फावड़े से आसानी से खोद सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी विशेषता क्या है कि ये जो चट्टानें होती है ये रवेदार या दानेदार होती है, यानी इसके अंदर क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे से दाने पाए जाते हैं। ये जो आकार है ये छोटा बड़ा हो सकता है, इनकी साइज में भी फर्क आता है, और इसका जो रूप है, फॉर्म है, वो भी आपको अलग प्रकार का देखने को मिलता है। जो कणों की जो बनावट है वो मैग्मा के ठंडे होने पर आधारित है। किस स्पीड से ठंडा हो रहा है और किस स्थान पर ठंडा हो रहा है। जब मैग्मा ऊपरी धरातल पर ठंडा होता है तो बहुत तेज गति से जमता रखता है। अब इससे क्या होता है, क्रिस्टल्स नहीं बन पाते। तो ऐसी जो चट्टानें जो धरातल के बाहर ठंडी होती है उसमें क्रिस्टल नहीं बन पाते। होते भी हैं क्रिस्टल तो बहुत छोटे या बहुत बारीक बारीक होते हैं, जिन्हें हम बिना यंत्रों की सहायता से नहीं देख सकते। लेकिन जो मैग्मा या जो तरल पदार्थ हैं धरातल के नीचे ठंडे होते हैं, वो धीरे धीरे जमते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं। तो वहां पर जो कण पाए जाता है या जो उसमें चट्टान के अंदर जो क्रिस्टल्स होते हैं वह आराम से बनती है। तो वहां पर जो रवे यानी जो क्रिस्टल्स है वो देखने को मिलते हैं बड़े बड़े। तो जितनी भी जो अत्यधिक गहराई से मिला निकलने वाली जो इग्निस रॉक होगी उसमें आपको क्रिस्टल्स जो मिलेंगे बड़े देखने को मिलेंगे, जैसे ग्रेनाइट, और बाहरी भागों में आपको छोटे छोटे से क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि बेसाल्ट। ठीक है। नेक्स्ट विशेषता क्या है कि इसके अंदर लेयर्स नहीं मिलती। इग्निस रॉक में आपको परतें परतें किस कह सकते हैं कि परत, ये एक परत बनी, फिर हम कहें दूसरी परत, फिर तीसरी, फिर चौथी और पांचवी, नहीं, इस प्रकार से लेयर आपको देखने को नहीं मिलती। वहीं अगर हम बात करें दूसरी जो परतदार जो चट्टान होती है उसमें आपको इस प्रकार की लेयर देखने को मिलेगी। इस चट्टान को आप तोड़ोगे तो ये बिखर जाएगी, टूट जाएगी, लेकिन उसमें से आपको लेयर नहीं दिखने को मिलती है। टूटे हुए भाग में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक लेयर के बाद दूसरी लेयर वहां पर बनी है, नहीं, एकदम पूरा का पूरा पत्थर एक जैसा ही देखने को मिलेगा। जब लावा का उद्गार कई बार होता है, यानी एक बार उद्गार हो गया, लावा जम गया धरातल पर, उसके बाद वापस इस पर लावा जमता है, उसके बाद तीसरी बार जमता है, तो इस प्रकार से एक के बाद एक इस प्रकार से लावा जमने की प्रोसेस होती है। तो हो सकता है कि आपको वहां पर लेयर देखने को मिले, लेकिन वो भी इतनी महीन सी होगी कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लेयर बनी। तो वहां पर हमें लगता है कि लेयर बनती है, लेकिन वास्तव में वहां पर लेयर नहीं बनती। हमें ऐसा लगता है कि हाँ लेयर है, लेकिन होता नहीं। इस चट्टान में प्रवेश, पानी का प्रवेश नहीं हो पाता, वह या बहुत कम होता है। लेयर ही नहीं है तो जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है तो पानी प्रवेश कैसे करेगा। इसलिए इसका केमिकल जो वेदरिंग है वो बहुत कम हो जाता है। देखिएगा जो पानी है, जो पानी एक सक्रिय घोलक होता है, एक एक्टिव सॉल्यूशन के रूप में है। ये किसी भी पदार्थ के साथ जब कह सकते हैं आसानी से क्रिया कर लेता है। तो जब भी ये चट्टानों के साथ जाता है तो चट्टान में पाए जाने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको घोल लेता है। घोलने के साथ उन रासायनिक पदार्थों को हो सकता है एक से दो जो रासायनिक पदार्थ है वो एक से अधिक जो है वो आपस में मिल जाए, तो यहाँ पर रासायनिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। कभी कभी चट्टान के जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उससे पानी रिस रिस कर चट्टान के अंदर पहुंच जाता है, और वहां चट्टान कहीं न कहीं जलयुक्त तो कहीं पर तेल युक्त होती है। परंतु ये स्थिति कम पाई जाती है क्योंकि तेल जो पाया जाता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यांत्रिक तथा भौतिक अपक्षय का प्रभाव इन पर अधिक होता है। यांत्रिक यानी इसको हम
हथौड़े से तोड़े, या फिर कह सकते हैं कि हवा, पानी या फिर सागरीय तरंग के जो है उसके कारण उसका भौतिक अपक्षय हो सकता है। तो इसमें विघटन हो सकता है, यानी वहां पर डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, उसका वियोजन हो सकता है, डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो ये प्रोसेस इसमें हो सकती है, लेकिन केमिकल वेदरिंग जो है वो बहुत कम होती है। फिर हम कहते हैं इसमें अंदर फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, कि फॉसिल्स होंगे ही नहीं, क्योंकि इतने ही गर्म होने के कारण जो फॉसिल्स है वो तो वैसे ही पिघल कर हवा बन जाएंगे, या फिर उनका अस्तित्व नहीं होगा। तो फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं। दूसरा ये भी कारण है कि जब इनका निर्माण हुआ था उस समय फॉसिल्स थे ही नहीं, जीव थे ही नहीं। तो इस कारण भी यहाँ पर फॉसिल्स देखने को नहीं मिलते। तो उसके क्या कारण है, जैसे कि जब पृथ्वी की निर्माण हुआ उस समय ये जो ठंडे होने की प्रोसेस होने लगी थी, उस समय जीव न तो जीव जंतु थे न तो वनस्पति थे। दूसरा ये भी कह सकता है कि बहुत गर्म और तरल मैग्मा पदार्थ थे, अतः अत्यधिक जो इसका ताप था उसके कारण जो जीवाश्म जो फॉसिल्स थे अगर होते तो वो नष्ट हो जाते। तो ये विशेषता पाई जाती है इनकी। फिर आग्नेय जो चट्टान है इग्निस रॉक्स, उसमें जॉइंट्स नहीं मिलते। मिलते भी है तो कहाँ पे मिलते हैं, कि ऊपर के भागों में जॉइंट्स अधिक मिलते हैं, तो निचले के भाग में वहां पर जॉइंट्स नहीं, कम मिलते हैं। तो कारण क्या है, कि जो इग्निस रॉक है वो ठंडा होने के साथ साथ सिकुड़ती जाती है। और दूसरा प्रभाव ये सकता है कि यांत्रिक अपक्षय जो होता है उसके कारण उसका प्रसार एंड संकुचन। संकुचन का अर्थ होता है कि वो कंप्रेस हुई, तो इसके कारण कंप्रेस होने के साथ किसी चीज को हम दबाते हैं तो उसके अंदर कह सकते हैं कि आपको जॉइंट्स देखने को नहीं मिलते हैं, जॉइंट्स जो है वो एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा पदार्थों के हट जाने से दबाव में कमी आने के कारण भी इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, या संतुलन की अव्यवस्था, यानी हमने आइसोस्टेसी को पढ़ा था, तो आइसोस्टेसी के कारण भी यहाँ पर जो हलचलें होती है उसके कारण भी इसमें जॉइंट्स कम पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो 7वां नंबर पॉइंट है, कि जो इग्निस रॉक होती है उसका संबंध ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है। क्या हो रहा है, क्योंकि उसी क्रिया से ये पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो ज्वालामुखी से निकले हुए पदार्थों से इसका निर्माण होता है। तो ज्यादातर ये जो चट्टानें मिलती है आपको ऐसे क्षेत्रों में मिलती है जहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। तो इस प्रकार से हमने इसका परिचय देखा। आगे की जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो इंग्लिश रॉक है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। धन्यवाद।